गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार स्वागत है फिर से बीबी सर यूके चैनल में। देखिए दोस्तों, प्रदेश में काफ़ी उथल पुथल हो गया दोस्तों। फिर से कल की घटना ने एक बार फिर से हमारे युवाओं का एक मनोबल, बहुत बड़ा जो मनोबल था दोस्तों, वो तोड़ के रख दिया। यूके पीएससी के वो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी दोस्तों, जिसे जिंदा लटका देना चाहिए। मैं तो सच कहूँ दोस्तों, हमारे काफ़ी साथीगण जो इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, सारा का सारा उनके मेहनत पर दोस्तों पानी फेर दिया दोस्तों। अब आने वाले 22 तारीख की तैयारी करें तो वो किस हिसाब से करें। कई लोग तो पढ़ना ही छोड़ दे रहे हैं, मतलब इतना निराश हो रहे हैं दोस्तों, इतने हताश हो रहे हैं कि 22 तारीख को पेपर दें तो किस हालत से दें। पढ़ने का मन नहीं लग रहा है। एक जो उम्मीद थी, आखिर भरोसा करे तो किस पर करे दोस्तों अब, क्योंकि इतना बड़ा भ्रष्टाचार दोस्तों, बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ी समस्या। तो देखिए दोस्तों, मतलब हार मत मानिए दोस्तों, मानना भी नहीं है। देखो दोस्तों, अभी डिसीज़न तो पता नहीं क्या होता है 22 तारीख के लिए, आगे के एग्ज़ाम के लिए। सच कहूँ तो एक गोल्डन चांस है हमारे लिए दोबारा, जिनका पटवारी में पेपर खास नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन बार बार अब कह नहीं सकते कि आगे स्थिति क्या होगी, लेकिन अपने तरीके से हम लोग दोबारा खूब मेहनत करते हैं मंजिल पाने के लिए दोस्तों। तो आइए सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं भी बहुत दुखी हूँ दोस्तों इस एग्ज़ाम के रद्द होने से, और 22 तारीख के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, अपनी तैयारी तेज़ करिए। आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको रोक कोई नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का चौथा वीडियो है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, 41वां प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था दोस्तों। ये कह रहा है कि कुमाऊं का अंतिम चंद शासक कौन था। जब आप कुमाऊं में चंदवंश पढ़ते हैं दोस्तों, अगर जिसने भी नहीं पढ़ा है तो डिटेल से प्लेलिस्ट में है दोस्तों, आप जाइए, वहाँ से डिटेल पढ़ा रखा है मैंने। तो अंतिम शासक था आपका महेंद्र चंद। कौन था? महेंद्र चंद। 42वां प्रश्न है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता था। तो देखो, अजय पाल को आपका गढ़वाल का आदित्यनाथ, गढ़वाल का या कुमाऊं का अजय, और कुमाऊं का कई उत्तराखंड का अशोक नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, आदि पुरुष नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अजय पाल, जिन्होंने इस गढ़वाल शब्द की जननी भी कहा जाता है, गढ़वाल शब्द को गढ़ा था, जिन्होंने 52 गढ़ों को जीता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं गढ़वाल नाम देने के पीछे अजय पाल का ही हाथ बताया जाता है, मौलाना ऐसा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा दोस्तों। जो उत्तराखंड की राजधानी है, अस्थायी राजधानी, ये आपका 1900 से रेल मार्ग से जुड़ा था, 1900 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 44वां, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर, मतलब खतलिंग ग्लेशियर की बात हो रही है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। देखिए, खतलिंग ग्लेशियर है आपका टिहरी गढ़वाल, ठीक है दोस्तों, याद रखिए, टिहरी गढ़वाल में। और यहाँ से आपका दोस्तों एक खूबसूरत नदी भिलंगना नदी निकलती है, ठीक है दोस्तों। 45वां प्रश्न है सेशन का आज का, उत्तराखंड से खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे। मतलब पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड के पहले खड़ी बोली कवि कौन थे, किसे माना जाता है। तो सच कहूँ, सबसे प्राचीन कवि लोकनाथ पंत गुमानी जी को आपका उत्तराखंड खड़ी बोली के पहले कवि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का सेशन का 46, शिव प्रसाद डबराल चारण जाने जाते हैं एक टेस्ट के रूप में। आखिर शिव प्रसाद डबराल जी का पेशा किससे था दोस्तों। संबंध बताने, क्या राजनेता थे या इतिहासकार थे या चित्रकार थे या समाज सेवा दोस्तों। ये एक महान लेखक के साथ साथ एक महान इतिहासकार हुए दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 47वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए, कह रहा है। त्रिशूल, कामेत, चौखम या पंचाचूली। दोस्तों, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी का नाम है दोस्तों कामेत, पहला नंदा देवी, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हम लोग यूके पीएससी के पूछे गए पुराने पेपरों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको उत्तराखंड जीएस पढ़ा रहा हूँ, जो प्रश्न आए हैं। इसके बाद इसी में आपका दोस्तों सेशन में ही हिंदी के प्रश्न भी आएंगे दोस्तों, और रीजनिंग और मैथ से भी आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि
रीजनिंग आपके सिलेबस में मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स तो वही है, सॉरी रीजनिंग तो वही है, 3-4 टॉपिक जो गिने चुने बार बार पूछे जाते हैं। तो हिंदी इसी में आएगा दोस्तों, ठीक है। नीचे नीचे हम जैसे बढ़ेंगे तो हिंदी हमें मिलने लग जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 48, उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो सवाल पूछ रहा है कि उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है। तो दोस्तों गंगोत्री है, ठीक है, जो उत्तरकाशी में स्थित है। तो वही कुमाऊं का पूछा जाएगा, तो मीलम आप करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 49वां, काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है, ठीक है दोस्तों। ये आपका कार्बन, क्रोमियम और आयरन होता है, ये हम स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, हंसाने वाली गैस कौन सी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हंसाने वाली गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड आपका हंसाने वाली गैस होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दाब का फॉर्मूला दे रखा है। तो दाब दोस्तों, दाब बराबर बल अपॉन क्या होता है आपका क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 52वां, क्या पता साइंस इस बार भी ना पूछते, एक तो प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। आखिर चालक किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, बिल्कुल पदार्थ की प्रकृति पर करता ही है दोस्तों, और क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल पर करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। इसके बाद 54वां प्रश्न हम चर्चा करते हैं। बीज विकसित होता है किससे, अंडाशय से, भ्रूण से, बीजांड से या फिर भ्रूणकोश से। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बीजांड से दोस्तों आपका बीज उत्पन्न होता है, विकसित होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 55वां सेशन का, मानव में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है। मतलब ह्यूमन में दोस्तों आपका रक्तस्राव की बीमारी किस विटामिन के कारण होता है, विटामिन के की कमी से दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे आप। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है दैनिक जीवन में, ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न पर चर्चा करते हैं 58 पर, ठीक है। सारे प्रश्न में चर्चा नहीं करूंगा साइंस के। इम्यूनोबली, ठीक है, सो इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है दोस्तों, ये इम्यूनोग्लोबिन्स की प्रकृति होती है दोस्तों प्रोटीन, ठीक है, याद रखेंगे प्रोटीन। इसके बाद है आपका दोस्तों 59वां प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। प्राथमिक मेमोरी किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको सेकेंडरी रैम आपको पढ़ने को मिलेगा। प्राथमिक रैम आपका ये खुद ही रैम है दोस्तों, याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों इसके बाद प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है। तो याद रखेंगे आप तो दोस्तों ऑक्टोपस में यह होता है, ठीक है, ऑक्टोपस में, हाँ याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 62 है दोस्तों, नमस्ते बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों LTI, ठीक है दोस्तों, LTI आपका चौथी पीढ़ी का मोबाइल तकनीक आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का 63वां, आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त ऐसे चिप बने होते हैं दोस्तों। तो जो आधुनिक दो चिप बने होते हैं वो आपका सिलिकॉन से बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म कई बार इसका पूछा गया है आईसी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से में मिलता है। तो सती प्रथा का सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलता है दोस्तों, ये मिलता है आपका दोस्तों एरन अभिलेख में, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न संख्या 65, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागनंदन में किस बौद्धिस्तव का उल्लेख है। तो यहाँ पर है दोस्तों आपका मंजूश्री, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का आज का आपका क्या आपका 66, गोंडो फर्निस किस राजवंश का शासक था। तो दोस्तों ये था आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का, ये था पहलव राजवंश का। किस वंश का था दोस्तों, पहलव राजवंश का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 67वां, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पंजाब में दोस्तों कूका आंदोलन का नेतृत्व ना आपका राम सिंह ने किया था। किसने किया था, राम सिंह ने दोस्तों। 68वां प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये पूछा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है। आप लोग अच्छे जानते हैं, ठीक है दोस्तों, आप इसको गलत ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सेशन का 69, निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। ये पूछ रहा है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दोस्तों आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था आपका दोस्तों अकबर को दफनाया गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 70वां प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था। तो ये था दोस्तों आपका दबीर, ठीक है। 71वां प्रश्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया था। तो दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों के द्वारा 1874 में पदच्युत कर दिया गया था सिविल सेवा से, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये सेशन को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों जब मैं पहली बार रिकॉर्ड किया ना तो मैंने ऊपर से ऑन ही नहीं किया था दोस्तों रिकॉर्डिंग का बटन, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा हो सकता है जो मेरी वॉइस आ रही है वो आपका हो सकता है डल आ रहा हो, बट आपको डल नहीं होने है, ठीक है दोस्तों। आपको जुनून के साथ जोश के साथ पढ़ना है। 22 तारीख को सबसे टॉप पर रैंक लाना है। धर्मत का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों धर्मत का युद्ध ना आपका 1658 में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 73वां प्रश्न, भारत का एकमात्र यहूदी वाइसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस ग्रंथ की रचना संध्याकारिणी नंदी के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपका रामचरितम। तो एक चीज आपको बता देता हूं, रामचरित मानस के रचयिता तो आपके कौन है दोस्तों? तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास। और आप संध्याकारिणी के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों? रामचरितम, ठीक है। आप दोनों में विभेद अच्छे से करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज आप ये चीज अच्छे से सुन लीजिएगा। 75वां प्रश्न, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो स्वदेश मित्रम आपका किसमें प्रकाशित होने वाला पत्र है दोस्तों? तमिल में। 76वां, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये होता है दोस्तों 8, ठीक है। आप गलती ही नहीं करेंगे, आप सीधे सही करके आएंगे क्योंकि आप बीबी सर यूके चैनल के साथ पढ़ रहे हैं दोस्तों। 77वां प्रश्न, हाफ बाइट कहलाती है, जैसा एक बाइट हुआ ना दोस्तों 8, ठीक है। तो इसका हाफ हुआ आपका निब्बल, ठीक है दोस्तों। क्या कहलाता है? निब्बल। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों पहले आपका 21 वर्ष था आपका वोट देने का अधिकार, अब कितना वर्ष हो गया है? 18 वर्ष, ठीक है। ये 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था, आप याद रखेंगे। और ये है आपका उल्लेख 326 में, ठीक है। 18 वर्ष से ऊपर वालों को वयस्क कहते हैं, ठीक है। 79वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा? तो ये की जाती है रिट दायर, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। आपका 81वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, आपका 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया हम लोगों ने 1993 में। इसके तहत हमने 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा जिसमें पंचायत राज का उल्लेख है। वही हमने 12वीं जो अनुसूची है उसमें नगर पंचायत के बारे में, नगर के बारे में बताया है। इसे हमने 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पंचायतों के विषय में दोस्तों 29 विषय है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 81वां आ गया, जो अभी विवादी घेरे में आ गया पूरा ही सिस्टम। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए दोस्तों, ये अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अच्छे से याद रखेंगे। जबकि इनको हटाना कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 82, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है? तो दोस्तों जो आपका भाग 4 है ना, ये है राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, ठीक है। तो यहीं पर आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया अच्छे से आर्टिकल 51 में, ठीक है दोस्तों। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों सेशन का 83वां प्रश्न। उससे पहले देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, नहीं तो दोस्तों खाली सुन दीजिए, बहुत है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है दोस्तों? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, महाभियोग प्रक्रिया या लाने का प्रस्ताव आर्टिकल 61 में है, ठीक है। अब महाभियोग कौन लाएगा? या तो लोकसभा लाएगी या तो राज्यसभा लाएगी। जो भी सदन लाएगी उसके ठीक अपोजिशन वाला सदन, ठीक है। मतलब लोकसभा ने अगर महाभियोग लाया तो राज्यसभा आपका जांच करेगी राष्ट्रपति के खिलाफ की महाभियोग के बारे में, ठीक है। अगर राज्यसभा ने लाया तो लोकसभा जांच करेगी, ठीक है। और महाभियोग को लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है, आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोनों जगह से प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसके बाद आपका राष्ट्रपति पद नियुक्त हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? तो 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव में साइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84वां प्रश्न। आपका पंचायती राज से संबंधित
निम्नलिखित समितियों को काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होगा सबसे पहले बलवंत राय मेहता बनी थी, इसके बाद अशोक मेहता समिति बनी थी, इसके बाद आपका दोस्तों GVK राव समिति बनी थी और लास्ट में बनी थी LM सिंधवी समिति, जिसके तहत संवैधानिक करार दिया गया था। 85वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों राज्य में राज्यपाल आपका आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, याद रखेंगे। 86वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो दोस्तों आपको याद दिला देता हूँ मैं, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। जबकि 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है दोस्तों 1978 में, याद रखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। दूसरी चीज़, 42वां संविधान संशोधन से दोस्तों हमने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कितने शब्द? 3, ठीक है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है दोस्तों। कई बार यह सवाल भी पूछता है कि कौन कौन से 3 शब्द जोड़े, ठीक है। और वही आपका प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, ऐसा आपका 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद बनाम केरल राज्य, ठीक है। तो इससे ये क्लियर हो गया था कि उसके बाद कि जो आपका प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है। 87वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य डैश डैश की अवधि के लिए चुने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्य दोस्तों आपके 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक। हर 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्य क्या होते हैं? पद मुक्त किए जाते हैं। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में मतदान की आयु को कम करने में संबंधित है? तो अभी मैंने थोड़ी देर ऊपर कहा, पहले 21 वर्ष से दोस्तों हम लोगों की वोट करने की, अब कितनी हो गई है? 18 वर्ष। तो 61वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 89वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसको कभी कभी ना दोस्तों थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ये प्रश्न जोधपुर मतलब राजस्थान, मरुस्थल भूमि। 90वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य में कौन सा अभ्रक सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब भारत में वह कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादक होता है? तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, और अभ्रक उत्पादक में भारत अग्रिम देश है, याद भी रखेंगे। 91वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्षों में किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1953 में, जबकि रिपोर्ट इन्होंने 1955 में सौंपी थी, आप याद रखेंगे। 92वां प्रश्न है दोस्तों सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का उपयोग करेगा, मतलब ये कह रहा है और कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मतलब GEP की बात हो रही है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो याद रखेंगे आपका उत्तराखंड, ठीक है दोस्तों, भारत का पहला राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का आपका 94वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है, कह रहा है। तो दोस्तों नहीं, न से नागालैंड आप याद रखेंगे, नागालैंड में आपका अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 95वां, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। तो उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर आपका भारत में जनसंख्या विस्फोट ये संबद्ध है, ठीक है। 96वां प्रश्न, भारत की समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका दोस्तों समुद्र तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का 97वां, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये है दोस्तों आपका रानीगंज, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 98 सेशन का, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्थान के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों आपका नोएडा में, अच्छे से आप याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेशन का 99, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो ये पूछा दोस्तों, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे तो आपके थे दोस्तों काका साहेब कालेकर, तो याद रखेंगे
नेक्स्ट 100वां प्रश्न सेशन का, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 14 में दोस्तों विधि के समान सुरक्षा और विधि के समान समता की बात की गई है, जो कि विधि के समान समता आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया है हमने, और विधि के समान सुरक्षा दोस्तों आपका यूएसए से लिया है। आप अच्छे से इसको याद करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये कुछ रीजनिंग के हैं दोस्तों यहाँ पर। अब हम कल करेंगे दोस्तों एपीओ के सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की बात, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। कल हम इस पर चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण ये होने वाला है कल का टॉपिक, क्योंकि कल का टॉपिक भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले दोस्तों। तो कल एक नए सिरे से यहीं से हम अध्ययन करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से भी आगे। आप बने रहिए चैनल पर दोस्तों, और अपनी तैयारी तो करते रहिए आप लोग तैयारी दोस्तों। अब हम क्या करें, तैयारी तो करना ही ना हमें। तो आप ये कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है तो पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है, सर नहीं, पढ़ना है आपको, इससे भी तेज़ अपनी पढ़ाई करने दोस्तों, ठीक है। और कई सारे ये जोक होक भी चल रहे हैं दोस्तों कि पेपर है, यहाँ पानी का टंकी है, पाइपलाइन है, या फिर क्या क्या है। तो दोस्तों अब देखिए, कह नहीं सकते हैं कि आयोग है या फिर पानी का पाइपलाइन है, ठीक है दोस्तों। इसको सुधारना पड़ेगा हमारी सरकार को, उत्तराखंड सरकार को दोस्तों। आप ही लोगों को सुधारना है दोस्तों आगे बढ़ करके, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, तो फिर मिलेंगे कल, ठीक है। करंट अफेयर लेकर के आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समय का अभाव हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए, ठीक है। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।